की होइ छै, मैथिली हिंदी सब मिक्स कर दिल जाए। स्टेट कॉमर्स के अंतर्गत में जो है 2023 का जो एग्जामिनेशन लेने वाला है, जिसका डेट मतलब 6 मार्च के दिया है, डेट दिया गया है, जिसमें सब्जेक्ट में तीनों सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट बनाया जिसका नाम बन गया कॉमर्स। मतलब अकाउंटेंसी सब्जेक्ट फर्स्ट बनाया था जब उसका कोडिंग आया था, दूसरा बनाया था आपका बीएसटी, और तीसरा बनाया था इसने एपीएस। 3 सब्जेक्ट बनाया था, जिसमें पहला अकाउंटेंसी था। जो स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी चाहते थे वो उनको अकाउंटेंसी मिल जाता था। दूसरा आता था जो स्टूडेंट चाहते थे कि हमको ज्यादा ना पढ़ना पड़े, सिर्फ बीएसटी पढ़ के हम पास हो जाए, तो वो भी एसटीटी के लिए एलिजिबल थे और बीएसटी लेकर ही भी पास हो सकते थे। तीसरा कंडीशन बनाया हुआ था क्या कि जो ईपीएस लेके वो ईपीएस का एक सब्जेक्ट पकड़ के आराम से एसटीटी पास कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, नया जब मतलब कि लाया गया या नया नियमावली जब जोड़ा गया इसके साथ, तो उसमें कंडीशन क्या बना दिया कि तीनों को जोड़ के कंबाइंड कर दिया गया। कंबाइंड करके मात्र एक पेपर बना दिया जिसको हम लोग कॉमर्स के नाम से जानते हैं। अब इस तीनों पेपर को जब कंबाइन किया गया तो यहाँ अब ये टफेस्ट होने लगा। टफ काहे होने लगा, क्योंकि अब तीनों चीजों को पढ़ना पड़ेगा लोगों को। पहले क्या होता था, या तो अकाउंटेंसी पढ़ लीजिए, या तो सिर्फ बीएसटी पढ़ लीजिए, या तो सिर्फ ईपीएस पढ़ लीजिए। लेकिन अब क्या हो गया कि अकाउंटेंसी भी पढ़िए, बीएसटी भी पढ़िए, ईपीएस भी पढ़िए, तब ये तीनों का जो टोटल मार्क्स होगा उसका मार्क्स हो जाएगा तुमको 100 मार्क का ये क्वेश्चन हो जाएगा, या 100 मार्क्स का, या 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, या 100 क्वेश्चन भी दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी जो रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो भी 100 ही रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके बाद 50 नंबर का तो आप जानते हैं जो सबके लिए कॉमन हो जाता है, जिसमें आपका जो है बाल विकास आ जाता है, शिक्षण पद्धति, उसके बाद फिर उसमें रीजनिंग जोड़ देता है। इस तरह से 50 नंबर का वो अलग कर दिया गया। टोटल जो मार्क्स होने वाला है हम लोगों का स्टेट का वो 150 होने वाला है, और 150 में जनरल स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क की जरूरत पड़ती है, जो कि 75 मार्क्स होता है। अब आता है 75 मार्क्स आएगा कैसे। पहला एक चीज बता दें कि जब भी कॉमर्स जुड़ा उसमें सबसे मेन सब्जेक्ट आपका बन जाएगा अकाउंटेंसी। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अकाउंटेंसी का जो रेशियो रहेगा क्वेश्चन का वो ज्यादा रहेगा इस दोनों की अपेक्षा। मतलब ये भी कर सकते हैं कि 100 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 30-60 नंबर के आसपास ये हो सकता है, और ये 20-20 नंबर का हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है 30-30 नंबर का 30-30 मार्क का ये दोनों रहे, और ये 40 मार्क का हो जाए। ये भी रेशियो हो सकता है। जब हम लोगों ने स्टेट 2012 पास किया था तो उस टाइम में क्या था कि सिर्फ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट था, और हम लोगों को सिर्फ 100 नंबर का अकाउंटेंसी पढ़ना था। उसमें क्या था, आराम से जो है सिर्फ अकाउंटेंसी पढ़ना है, 11-12 को ही देखना है। तो अब आता है यहाँ पर क्या कि जो उस टाइम में आसान था, लेकिन अब थोड़ा सा अलग हो गया, इसका नेचर बदल गया, नेचर चेंज हो गया। अब तीनों को मिला के पढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा टफ होता चला गया। अब आता है यहाँ पर क्या कि मेन रूप से जब भी एसटीईटी लिया जाता है तो वो 11-12 के लिए ही लिया जाता है। 11-12 के टीचर्स के लिए जब लिया जाएगा तो आपका सबसे बेस जो कह सकते हैं या सबसे मुख्य सब्जेक्ट जो बनता है या मुख्य पढ़ाई जो करना है हम लोगों को, वो 11th और 12th को सही तरीके से देखना है। 11-12 को जब सही तरीके से देखना है तो उसमें सबसे आज जो हम स्टार्ट करें उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट हम ले रहे हैं अकाउंटेंसी का, उसके बाद बीएसटी चलेंगे, उसके बाद ईपीएस चलेंगे। इस तरह से नेक्स्ट जो है क्लासेज में हम बताते चले जाएंगे। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसमें मुख्य रूप से जो बनाया गया है उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि 11th को लेकर चलते हैं। 11th मतलब आईकॉम फर्स्ट ईयर जिसे हम लोग बोलते हैं बिहार बोर्ड के हिसाब से। तो आईकॉम फर्स्ट ईयर जो होता है या 11th जो होता है उसमें आप लोगों को क्या सब पढ़ना है, थ्योरेटिकल रूप में, प्रैक्टिकल रूप में क्या पढ़ना है उसके बारे में जानना है। तो उसके बारे में जब जानना है तो सबसे पहले एक चीज देख लिया जाए कि अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी कहेंगे किसको। पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि अकाउंटेंसी क्या होता है, लेखा शास्त्र किसे कहा जाता है,
तो अगर मान लिया जाए हिंदी में इसको लिखा जाता है लेखा शास्त्र, यही लिखा जाता है। इसको अगर तोड़ा जाए तो क्या होगा, एक तरफ लेखा और एक तरफ शास्त्र। मतलब लेखा किस चीज का लेखा, मतलब हुआ इसका ये कि जो जितने भी लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस लेन देन को सही तरीके से लिखना हो। या उसमें भी क्या होता है कि लेन देन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तो मतलब कि आपका क्या आर्थिक रूप का होता है, और एक होता है अनार्थिक रूप का। आर्थिक रूप का जो लेन देन होगा, इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ जो लेन देन होगा, मुद्रा से जुड़ा हुआ जो लेन देन होगा, उन लेन देनों को सही तरीके से लिखने वाले शास्त्र को हम लोग क्या कर सकते हैं, लेखा शास्त्र कर सकते हैं। अब लेखा शास्त्र आया है, इसके अंतर्गत में हम लोग देखते हैं क्या मुख्य रूप से दो ही चीज पढ़ना। लेखा शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से दो ही चीज पढ़ना है। पहला होता है आपका बुक कीपिंग, जिसे हम लोग पुस्त पालन कहते हैं, पुस्त पालन कहते हैं। और दूसरा होता है मेरे पास क्या, लेखांकन या अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बोलिए, या इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखांकन बोलते हैं। दो चीज इसमें पढ़ना है। लेखा शास्त्र में दो चीजों को समायोजित किया गया, क्या सब, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग के अंतर्गत क्या आता है, तो बुक कीपिंग के अंतर्गत हम लोगों को मुख्य रूप से मात्र दो चीज पढ़ना है। बुक कीपिंग में भी आप लोगों को क्या पढ़ना है, दो चीज पढ़ना है। फर्स्ट आता है इसके अंतर्गत में क्या, ए नंबर आता है इसका क्या, तो जर्नल करना होता है। जर्नल, जिसे हम लोग हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रोजनामचा कहते हैं। और बी नंबर या दूसरा नंबर हम लोगों को पढ़ना है क्या, लेजर, जिसे हम लोग हिंदी में खाता बही कहते हैं। अब थोड़ा सा देख लिया जाए, क्या देखे हम लोग, अकाउंटेंसी था, लेखा शास्त्र था, जितने भी ट्रांजैक्शन है या लेन देन है उनको, या आर्थिक रूप वाला, मौद्रिक रूप वाला जो लेन देन है उनको सही तरीके से या व्यवस्थित तरीके से जिस जगह पर, और उसके आधार पर निष्कर्ष भी निकालना होगा। मतलब टोटल डाटा जहां समायोजित करके रख लिया जाता है, उस शास्त्र को क्या बोलते हैं हम लोग, लेखा शास्त्र या अकाउंटेंसी बोलते हैं। अकाउंटेंसी को क्या किया गया, तो दो भाग में बांट दिया गया। सबसे पहला नंबर बुक कीपिंग को लेकर आया है। बुक कीपिंग में क्या देखते हैं हम लोग, पुस्तपालन है। पुस्तपालन में हम लोगों को दो चीज पढ़ना है। एक होता है आपको क्या, जर्नल, जिसे हम लोग रोजनामचा बोलते हैं। दूसरा क्या होता है मेरे पास, लेजर, जिसे हम लोग खाता बही कहते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, समझ में आया। अब आता है यहां पर क्या, बुक कीपिंग के कंडीशन में देखे थे। अब आता है मेरे पास अकाउंटिंग के कंडीशन। दूसरा था आपके पास अकाउंटिंग के कंडीशन। अकाउंटिंग को भी दो ही भाग में बांटा गया। उसके बाद जो है बाद बाकी चीजों को, लेखा शास्त्र बहुत बड़ा चीज है, ये दो ही पर नहीं डिपेंड करेगा। ये सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। 11th के बारे में या बेसिक्स के बारे में हम बता रहे हैं, ताकि आपको जो है, जो सब भूल चुके हैं कॉमर्स को लेकर, या कर सकते हैं कि आप स्टार्ट कर रहे हैं नए सिरे से, तो इसलिए हम इसको दो भाग में ही बांट कर बताए हैं, ताकि मोटा मोटी आप समझ जाए। अब आता है यहाँ पर क्या, अकाउंटिंग के अंतर्गत में क्या देखते हैं हम लोग, इसमें भी दो ही चीज हम लोगों को पढ़ना है। पहला होता है ट्रायल बैलेंस, जिसे हम लोग तलपट बोलते हैं। और दूसरा होता है मेरे पास क्या, फाइनल अकाउंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम खाता। क्लियर हो गया, ट्रायल बैलेंस और अंतिम खाता, यहां जाके अकाउंटिंग टर्म समाप्त हो जाता है। क्लियर हो गया। एक चीज देखते थे हम लोग कि पहले जब हम लोग पढ़ते थे, ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आप लोगों के, आपके एसटीईटी के एग्जाम में,
क्या होता है कि जो एक लाइन लिखते हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे। जहां पुस्तपालन समाप्त होता है, जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां लेखांकन प्रारंभ होता है। और जहां, और कर दीजिए, और जहां लेखांकन समाप्त होता है वहां अंकेक्षण प्रारंभ होता है। अंकेक्षण प्रारंभ होता है ये आप लोग भी पढ़े होंगे ये लाइन। मतलब जहां पुस्तपालन मतलब बुक कीपिंग एंड होता होगा, बुक कीपिंग समाप्त होता होगा, वहां से क्या प्रारंभ हो जाता है? अकाउंटिंग या लेखांकन प्रारंभ हो जाता है। और जहां लेखांकन या अकाउंटिंग एंड होता होगा या समाप्त होता होगा तो वहां से क्या प्रारंभ हो जाता है? अंकेक्षण या ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाता है। स्पष्ट हो गया हम लोग? इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं? इसको लिखने के लिए एक तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? पहले क्या आएगा? बुक कीपिंग आएगा। उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट स्टेप किसका? बुक कीपिंग का। सेकेंड स्टेप किसका? अकाउंटिंग का। ये दूसरा स्टेप आएगा इसका। और तीसरा किसका? ऑडिटिंग का। ये इसका तीसरा पार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आता है यहाँ पर क्या कि जो हम लोग जान गए, किसके बारे में जाने हैं? पहला हम बुक कीपिंग के बारे में जाने हैं, जिसको हम लोग कितने भाग में बांटे हैं? 2 भाग में बांटे हैं। एक क्या था? जर्नल, और एक क्या था? लेजर। और दूसरा हम लोगों का पार्ट क्या था? अकाउंटिंग था, जिसके बारे में भी हम लोग देखे थे। क्या अकाउंटिंग में भी 2 पार्ट्स था, एक था आपका ट्रायल बैलेंस और एक था क्या? फाइनल अकाउंट। ये ना था। अब आता है यहाँ पर क्या? पुस्तपालन क्या है? यहाँ जानना चालू करते हैं। ये समझ में आ गया है, इसको अभी हटा दें। अब पहला या मेन टॉपिक जो है, शुरू से हम लोग जब चल रहे हैं या बेसिक पॉइंट से जब चल रहे हैं तो वहां से जानना चालू करेंगे जहां से बुक कीपिंग स्टार्ट होता है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग, अगर बुक कीपिंग को तोड़ा जाए, पहला आपका क्या आता है? बुक। दूसरा क्या आता है? बी नंबर कीपिंग। फर्स्ट क्या है आपके पास? बुक। सेकेंड क्या है आपके पास? कीपिंग। बुक मतलब पुस्तक और कीपिंग मतलब रखना। विकेट कीपर का काम क्या होता है? बॉल को गैदर करना, सही तरीके से पकड़ना। पुस्तपालन या कह सकते हैं बुक कीपिंग का भी अर्थ क्या हो गया मेरे पास? पुस्तक को रखना। अब पुस्तक को रखने का मतलब ये नहीं कि पुस्तकों को टेबल पर सजा के रख लेना मतलब बुक कीपिंग। अगर पुस्तक को रखना या बुक कीपिंग का कंडीशन हम लोग देखते हैं या इसका अर्थ जानना चालू करते हैं, इसका ये अर्थ नहीं हो जाता है कि सिर्फ पुस्तकों को टेबल पर, बंद हो गया सर, टेबल पर सजा के रख लेना है। चालू है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या देखे हम लोग कि पहला जो है आपके पास बुक है, दूसरा क्या है? कीपिंग है। बुक कीपिंग के अर्थ में क्या जाने हम लोग कि पहला जो था पुस्तक, दूसरा मतलब रखना, पुस्तकों को रखना मतलब बुक कीपिंग। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जो टेबल पर सजा के रख लेना है। इसका अर्थ क्या है वो बताते हैं। इसका अर्थ है कि जितने भी लेन देन हुए हैं उन लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से रखने की प्रक्रिया को हम लोग बुक कीपिंग करते हैं। तो सही तरीके से या व्यवस्थित तरीके का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर इन ऑर्डर। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी लेन देन होगा, लेन देन जितना होता है,
लेन देन जो होगा जो कि मौद्रिक रूप में होगा, जिसे आप मुद्रा में इंडिकेट कर सकते हो, मुद्रा में जिसको हम लोग लिख सकते हो, उन लेन देनों को व्यवस्थित ऑर्डर इन ऑर्डर मतलब क्या, क्रमानुसार सही तरीके से लिखना, एक के बाद दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, इस तरह से लिखना। एंड तिथिवार लिखना, मतलब डेट बाय डेट। जैसे आज कितना तारीख है, आज मान लिया जाए कि आपके पास 14 तारीख 14/2/2023 है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हम किसका लेंगे, 14/2/2023 का लेंगे। उसके बाद में अगला मान लिया जाए कि आपके पास में 20/2/2023 का रहेगा कोई ट्रांजैक्शन, और बीच में आ गया आपके पास 15/2/2023 का। तो इसको सही तरीके से लिखना है। सही तरीके से मतलब क्या, इसको पहले लिखना है, सेकंड में किसको लिखना है, इसको लिखना है, उसके बाद थर्ड में किसको लिखना है, इसको लिखना है। मतलब ये हुआ कि ऑर्डर इन ऑर्डर तो लिखना ही है, साथ साथ तिथिवार भी लिखना है। जो डेट बाय डेट रहेगा उस हिसाब से आप लेन देनों को लिखना है या व्यवस्थित तरीके से रखना है। इस प्रक्रिया को क्या क्या कहा जाता है, बुक कीपिंग कहा जाता है, पुस्तपालन कहा जाता है। अब समझ में आ गया बुक कीपिंग क्या है। लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से या सही तरीके से रखने की प्रक्रिया को पुस्तपालन कहा जाता है या बुक कीपिंग कहा जाता है। तो पुस्तपालन तो रखने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, सही तरीके से रखने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, इसे क्रमानुसार एवं तिथिवार सही तरीके से रखने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग का। स्पष्ट है। अब इसका अर्थ जानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मिटा सकते हैं इसको हम लोग, देखा जाए। अब समझ में आया बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग के अर्थ में कोई दिक्कत नहीं होगा। मीनिंग्स ऑफ बुक कीपिंग कंप्लीट, या इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कॉपी में भी नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पेन डाउन भी कर सकते हैं। पुस्तपालन था लेन देनों को क्रमबद्ध एवं तिथिवार लिखने एवं रखने की प्रक्रिया को पुस्तपालन कहा जाता है। अब यहां पर क्या देखिए, तिथिवार लिखना है और क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। विशेष इसलिए नहीं लेके चलेंगे, विशेष मोटा मोटी थ्योरेटिकल लेके नहीं याद करना है, क्योंकि आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है। आप ये जानिए कि इसका अर्थ क्या हो रहा है। अब आता है यहाँ पर कि बुक कीपिंग को हम लोग कितने पार्ट्स में बांटे थे, 2 पार्ट्स में बांटे थे। बुक कीपिंग को 2 पार्ट्स में बांटे थे, या इसका जो क्लासिफिकेशन किए थे या वर्गीकरण किए थे किस चीज का, पुस्तपालन का। वर्गीकरण जो किए थे इसमें 2 पार्ट्स था। पहला था आपके पास क्या, लेन देन नहीं था, पहला था रोजनामचा, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, जर्नल बोलते थे। ठीक। दूसरा पार्ट क्या था आपके पास, दूसरा पार्ट था आपके पास लेजर या खाता बही। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। स्पष्ट है। अब आता है कि रोजनामचा क्या होता है और लेजर क्या होता है। अब एक चीज देखा जाए कि लेन देन जो होगा उसमें 2 पक्ष होते होंगे। हम लोग ये सब जो पढ़ रहे हैं, आगे जब लेन देन आएगा, लेन देन का मतलब क्या कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन्स आएगा। ट्रांजेक्शन्स को देखोगे अगर मौद्रिक रूप वाला हो या कह सकते हैं कि आर्थिक हो या अनार्थिक हो, उसमें 2 पक्ष जुड़े होंगे।
आर्थिक लेन देन को ही देखना है हमको, अनार्थिक से कोई मतलब नहीं है। अब आर्थिक लेन देन को जो दिखिएगा या ट्रांजैक्शंस को देखिएगा, ट्रांजैक्शंस को देखिएगा या ब्रैकेट में कर दीजिए लेन देन को देखना है। इसमें दो पक्ष होते होंगे। जैसे अगर आप परचेज करते हैं कोई वस्तु, जैसे मार्कर परचेज करेंगे, तो एक आपका क्या होगा, परचेजर होगा, क्रेता होगा जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और एक कौन होगा, विक्रेता होगा। क्लियर हो गया। अगर मान लिया जाए किसी से हम लोग क्या कहते हैं उसका, ये तो क्रेता विक्रेता समझ में आ ही गया। यदि हम किसी से कर्ज लेते हैं, तो कर्ज लेते हैं तो आपका क्या होगा, एक ऋणदाता होगा और एक ऋणी होगा कि नहीं होगा। मतलब जितने भी लेन देन होते हैं उसमें दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो क्रेता होता होगा, ऋणदाता होता होगा, दूसरा पक्ष क्या होता होगा, विक्रेता होता होगा या ऋणी होता होगा, यही ना होता होगा ट्रांजैक्शंस में। तो दो पक्ष होते हैं, प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। अब एक पक्ष जो है या तो डेबिट आएगा, या तो एक पक्ष क्रेडिट होगा। दो ही पक्ष हैं और दो ही पक्ष में क्या होंगे, या तो डेबिट बनेंगे या नहीं तो क्रेडिट बनेंगे। मतलब ये हो गया कि एक पक्ष का लेखा या तो डेबिट में होगा और एक पक्ष का लेखा या तो क्रेडिट में होगा। जिसका डेबिट होगा उसका क्रेडिट नहीं होगा, जिसका क्रेडिट होगा उसका डेबिट नहीं होगा। स्पष्ट हो गए। अगर क्रेता वाला है तो उसका डेबिट होगा, विक्रेता है तो उसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट होता होगा। उसके ऋणदाता है तो उसका क्या होता होगा, क्रेडिट होता होगा, और जो ऋण नहीं होगा उसका क्या होता होगा, डेबिट होता होगा। स्पष्ट हो गए। तो इसलिए इसे दोहरी लेखा प्रणाली कहा जाता है। अब समझ में आ गया। दोहरी लेखा प्रणाली लाने का कारण क्या बना, या डबल एंट्री सिस्टम जो लाया गया उसका मेन कारण यही हुआ कि ट्रांजैक्शन जो थे उसके दोनों पक्षों को लिखना है। अगर दोनों पक्षों को हम नहीं लिख पाते हैं तो सही तरीके का जो निष्कर्ष है वो नहीं निकाल पाएंगे, सही तरीके का जो रिजल्ट है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो अब आता है यहाँ पर क्या कि हम लोग देखे क्या थे कि पुस्तपालन चल रहा था, लेन देनों को आप लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से, तिथिवार तरीके से लिख रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से रख रहे हैं। तो उसी स्थिति में पहला कंडीशन बनता है रोजनामचा का, या बुक कीपिंग के अंतर्गत मुख्य रूप से दो ही चीज पढ़ा जाता है, एक होता है रोजनामचा और एक होता है खाता बही। रोजनामचा मतलब क्या कहते हैं हम लोग इसको, जर्नल कहते हैं। अब जर्नल में क्या किया जाता है, जर्नल में क्या किया जाता है कि जितने भी लेन देन है उनको जो डेबिट होने वाला है उसको डेबिट में लिखना है और जो क्रेडिट होने वाला है उसको क्रेडिट में लिखना है। सिर्फ इसमें क्या करना है, इसके आधार पर हम लोग ये जान पाते हैं कि लेन देन जो हुए हैं उसको डेबिट है तो डेबिट के आधार पर लिखिए, क्रेडिट है तो क्रेडिट के आधार पर लिखिए, तिथिवार और क्रमानुसार को नहीं छोड़ना। अब इसका अगर परिभाषा के हिसाब से चला जाए तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए, या इसके लिए परिभाषा क्या हो सकता है, तो लेन देनों को व्यवस्थित या सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से या तिथिवार तरीके से डेबिट और क्रेडिट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रोजनामचा कहा जाता है। स्पष्ट हो गया। कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा इसकी जानकारी कहां से मिलेगी, रोजनामचा से मिलेगी, जिसके अलग अलग नियम आएंगे, जो कि नियम अगले क्लासेस में बताया जाएगा। अगला आता है मेरे पास खाता बही, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेजर खाता। लेजर क्या करता है, तो जो डेबिट होने वाला है उन सभी के डेबिटों का योग करता है, या क्रेडिट होने वाले हैं उनके क्रेडिटों का योग करता है और उसके आधार पर शेष निकालता है। मतलब क्या हुआ, खाता बही क्या किए, जितने भी लेन देन हुए हैं, जो डेबिट हुए हैं उनका डेबिट का शेष निकालता है, जो क्रेडिट हुए उनका, मतलब जितने भी अकाउंट्स चले। अब क्या आया, जो डेबिट होगा उसको अलग अकाउंट्स के नाम से जानेंगे, जो क्रेडिट आएगा उसको अलग अकाउंट्स के नाम से जानेंगे। तो उनके अकाउंट्स का शेष निकालने के लिए, उनके खाते का शेष निकालने के लिए जो बही अपनाई जाती है उस बही को हम लोग क्या कहते हैं, खाता बही कहते हैं। इसमें सिर्फ क्या किए हम, कौन डेबिट जाएगा कौन क्रेडिट जाएगा, तिथिवार और क्रमानुसार लिख दिए। इसमें क्या किए हम लोग कि अकाउंट्स जितने भी लेन देन हुए हैं
उसमें प्रत्येक का अलग अलग अकाउंट्स होगा, उस अलग अलग अकाउंट्स का शेष कितना आएगा इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी हम लोगों को, खाता। इतना में कोई दिक्कत है समझने में? स्पष्ट हो गया हम लोग बुक कीपिंग को लेकर? क्लियर है? आज जो है सिर्फ इंट्रो क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सब भूल चुके हैं, जो सब जंग लगा हुआ है, कारण इसका है कि अभी विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, अभी ये करने की जरूरत है कि हमको शॉर्ट टर्म में कितना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हो जाए, यही करना, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला आता है मेरे पास क्या, ये तो था आपका इसका बुक कीपिंग का कंडीशन। अकाउंटिंग में क्या होता है इसको भी जान लेते हैं, ताकि आज कुछ होमवर्क मिल जाए। चल रहा है तो क्या बोलना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कारण इसका है कि रिकॉर्डेड के लिए किसी पर्सन को नहीं रखा गया है, आप ही हैं अकेले, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भला हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या हम लोग कि अब अकाउंटिंग को देखते हैं, जानते हैं। अकाउंटिंग क्या किए थे हम, लेखा शास्त्र को दो भाग में बांट दिए थे पहले ही, इसलिए बांट दिए थे ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। और जब बांटे थे तो उसमें भी क्या देखे कि जो एक पार्ट हो गया था बुक कीपिंग का, एक पार्ट हो गया था किसका, अकाउंटिंग का। आज हम फाइनल अकाउंट तक पहुंचने वाले हैं इंट्रो क्लास में, इसलिए अब जो होमवर्क मिलने वाला है आप लोगों को, उसमें होगा क्या कि जो हम कल पूछेंगे आप लोगों से कि अकाउंटिंग क्या है, जर्नल क्या है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे कल से। तो अकाउंटिंग को क्या, इस अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। अब लेन देन को तो सही तरीके से लिख लिए, या लेन देन को व्यवस्थित तरीके से हम लोग मतलब कि जर्नल में और लेजर में लिख दिए। लिखने के बाद हम लोग ये नहीं रिजल्ट निकाल पाए कि इससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। बुक कीपिंग के अंतर्गत जो हम लोगों ने जर्नल किया या बुक कीपिंग में लेजर बनाया, उससे ये रिजल्ट नहीं आया फाइनली कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या हमको लॉस हो रहा है, मेरे पास एसेट्स कितना है, मेरे पास लायबिलिटीज कितना है, इसकी जानकारी हमको उससे नहीं मिला। अब इसकी जानकारी कहां से मिलेगी, तो इसकी जानकारी हमको मिलेगी अकाउंटिंग से। तो लेखा शास्त्र के अंतर, लेखांकन के अंतर्गत क्या किया जाता है, जितने भी व्यवस्थित तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से लेन देन किए गए हैं, उन लेन देनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि हमको लाभ हुआ है अथवा हानि हुआ है, या मेरे पास एसेट्स कितना है और मेरे पास कैपिटल कितना है और मेरे पास लायबिलिटीज कितना है, ये फाइनली रिजल्ट जो देता है वो अकाउंटिंग का। समझ में आ गया? फाइनल रिजल्ट कौन दे रहा है हमको, अकाउंटिंग। और बुक कीपिंग क्या दे रहा है, सिर्फ लेन देनों को सही तरीके से लिख देना है। और अकाउंटिंग क्या करता है, उन लेन देनों के आधार पर जो निष्कर्ष है, फाइनल रिजल्ट एनालाइज करना, वर्गीकृत करके या कह सकते हैं एनालिसिस करके उसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हमको कौन देता है, अकाउंटिंग देता है। अब अकाउंटिंग के अंतर्गत एक चीज बता दें कि अभी हम लोग शॉर्ट रूप में ही जानने की कोशिश करते हैं। भास्ट आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। अगर निष्कर्ष जान गए तो बात खत्म, उतना ही जानना है, ज्यादा पंडित जी पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब आता है यहाँ पर क्या कि अकाउंटिंग के अंतर्गत में ही हम लोगों को दो ही चीज पढ़ना है। फर्स्ट आपको पढ़ना है तलपट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, ठीक। और सेकेंड हम लोगों को पढ़ना है दूसरा नंबर, जिसे बोलते हैं अंतिम खाता। अंतिम खाता जिसे हम लोग हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। क्लियर? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस आपने जो लेन देन किया था और उसके आधार पर जो एक लेजर बनाया था, खाता बही बनाया था, वो खाता बही में, उस खाता बही में कहीं भी मौद्रिक त्रुटि तो नहीं है। मौद्रिक त्रुटि का मतलब कौन सी, रुपयों वाला त्रुटि तो नहीं है, मनी वाला त्रुटि तो नहीं है। उसकी जांच कौन करता है, ट्रायल बैलेंस करता है। ट्रायल बैलेंस में क्या देखते हैं हम लोग, तराजू कभी देखे होंगे। ट्रायल बैलेंस में तराजू, जो कौन सा तराजू, डिजिटल तराजू नहीं, वो जो अंधा कानून में रहता है उस टाइप का तराजू। उस तराजू में क्या देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस तरह से रहता है, यहाँ भी वही कंडीशन है, इस तरह से बनाया गया है तराजू है। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तब ये आप सामान लेते हैं, मतलब ये हुआ, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अगर डेबिट और क्रेडिट का योग बराबर है तभी ये सही है,
तभी आपका जर्नल भी सही है और तभी आपका लेजर भी सही है। ये जांच करता है आपके लेजर का कि मौद्रिक रूप से तो कहीं गलती नहीं कर ली आप, या कह सकते हैं कि रुपयों के लेन देन में तो नहीं, ट्रांजैक्शन में तो कहीं गलती नहीं किए हैं। उसकी जांच कौन करता है? ट्रायल बैलेंस करता है। अगर मान लिया जाए कि इसका तराजू का सेम समझ में आता है, इस तरफ सामान रखते हैं, इस तरफ वाट रखते हैं, अगर वाट वाला भाग नीचे आ जाएगा तो सामान लीजिएगा आप, या सामान वाला नीचे आ जाएगा वाट ऊपर चला जाएगा तो सामान आपको देगा? नहीं देगा। जब दोनों इक्वल रहेगा तभी ये सामान देगा। मतलब ट्रायल बैलेंस ये आगे की प्रक्रिया हमको बताता है कि आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए। अगर नहीं गलत है, अगर बराबर या इक्वल नहीं है, तो उस स्थिति में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा? जर्नल और लेजर को देखना पड़ेगा कि सही बनाया है या नहीं बनाया है। स्पष्ट हो गया हमारा? अब आता है फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है। फाइनल अकाउंट्स जो होता है, जिसे हम लोग अंतिम विवरण कहते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है इसको, अंतिम विवरण या वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। अंतिम खाता को क्या कहा जाता है? वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका है, जिसे हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अंतिम है, अंतिम मतलब क्या? जर्नल भी हो गया, लेन देन लिख दिए, एक क्या कहते हैं खाता बही में क्या कर लिए, अकाउंट को भी सही तरीके से देख लिए, उसके बाद फिर यहाँ पर जांच भी कर लिए। अब अंतिम खाता के अंतर्गत क्या होगा? इसको या इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तीन चीजें बनाई जाती है। तीन चीजें क्या सब होता है वो देखा जाए। ए नंबर होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे हम लोग व्यापार खाता कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यापार खाता कहते हैं। रिकॉर्डेड है। दूसरा क्या है मेरे पास? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ हानि खाता कहते हैं। और तीसरा या सी नंबर क्या होता है? बैलेंस शीट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, आर्थिक चिट्ठा कहा जाता है। व्यापार खाता मतलब पहला क्या? इसका जो तीन पार्ट्स था, इसके अंतर्गत फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत पहला क्या पढ़ना है? ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ना है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापार खाता। दूसरा क्या पढ़ना है? लाभ हानि खाता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा क्या है हमारे पास? बैलेंस शीट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक चिट्ठा। क्लियर है? अब आता है यहाँ पर कि व्यापार खाता के अंतर्गत क्या होता है वो जानते हैं। क्या है कि ये मार्कर बनाने वाली जो कंपनी होगी, जिस मार्कर का हमने यहाँ पर उपयोग किया है, उस मार्कर को बनाने वाली कंपनी जो होगी, जब मार्कर बनाई होगी तो दो काम की होगी। एक कारखाना से रिलेटेड काम की होगी और एक ऑफिस से रिलेटेड काम की होगी। पहले इसका प्रोडक्शन सब किया होगा, प्रोडक्शन में जितना कॉस्ट लगा होगा उन सभी चीजों को देखा होगा। उसके बाद क्या किया होगा? तो ऑफिशियल वर्क में क्या करेगा? तो इसका प्रचार प्रसार करवाएगा सही तरीके से, मतलब कि इसको दूसरे जगह उपलब्ध करवाएगा। तो इन सभी चीजों के लिए जो है वो ऑफिशियल काम करेगी। यहाँ दो चीज देखिए, एक कारखाना से रिलेटेड और एक ऑफिस से रिलेटेड। तो कारखाना से रिलेटेड जितना चीज होता है वो सभी ट्रेडिंग अकाउंट या व्यापार खाता में चला जाता है। मतलब वस्तु के निर्माण से रिलेटेड जितना खर्चा हो जाएगा, वस्तु के को खरीदने में, रॉ मटेरियल में, बेचने में जो सब खर्चा आ जाता है वो सब कहाँ चला गया? ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत। ऑफिशियल में जितना भी ऑफिस से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा हो जाएगा तो वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। व्यापार खाता से हम लोग जो है मुख्य रूप से दो चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। एक होता है आपके पास क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। अभी हम सिर्फ मोटा मोटी पढ़ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल लाभ बोलते हैं। और दूसरा क्या इससे ज्ञात होता है? या ग्रॉस लॉस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सकल हानि का। स्पष्ट हो गया? क्या निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, मतलब सकल लाभ या सकल हानि। अगला आता है मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता है। एक चीज बता दें, प्रॉफिट एंड लॉस को का दूसरा नाम भी है इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस बोलिए या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इनकम
स्टेटमेंट भी इसका नाम है, आय विवरण इसको कहा जाता है। इनकम स्टेटमेंट के आधार पर या प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर भी हम लोगों को दो ही चीज निकालना पड़ता है, या दो ही चीज इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। क्या? फर्स्ट होता है आपके पास नेट प्रॉफिट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध लाभ बोलते हैं, और दूसरा होता है मेरे पास या तो नेट लॉस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध हानि करते हैं। इसके बेस पर दो चीज कैलकुलेट करके ले जाते हैं हम लोग, क्या? शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। अगला तीसरा नंबर है आर्थिक चिट्ठा, जिसे हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक लायबिलिटीज का भाग होता है, लायबिलिटीज मतलब दायित्व का भाग होता है, और दूसरा होता है एसेट्स का भाग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपत्ति का भाग बोलते हैं। एसेट्स का भाग हो गया उसके बाद फिर इसका क्या है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल कर दीजिए, एंड कैपिटल का भाग। और बैलेंस शीट जब पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, तो उसमें क्या था कि बैलेंस शीट का दोनों भाग L बराबर A बराबर होते हैं। क्लियर हो गए हम लोग? या इसका अर्थ क्या हो गया, L प्लस C बराबर A, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। क्लियर है? आज के लिए इतना है।